हेलो एवरीवन, वेलकम बैक से यादव क्लासेस। तो गाइस, आज हम यूनिट 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम सोशल जस्टिस पे फोकस करेंगे। जो चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है उसमें सोशल जस्टिस की परिभाषा, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसका ऐतिहासिक डेवलपमेंट क्या है, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, अभिव्यक्ति तथा समाज कार्य व्यवसाय के विशिष्ट मूल्य के रूप में सामाजिक न्याय। ठीक है, क्योंकि जब हम NSW की और IFSW द्वारा जो डिफिनेशन दी गई, ग्लोबल डिफिनेशन ऑफ सोशल वर्क, उसमें भी सामाजिक न्याय की बात की गई है ना। तो हम सामाजिक न्याय को समझेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है। तो सबसे पहले हम इसके टर्म की बात करते हैं। जो सोशल जस्टिस टर्म है, ये कहाँ से आया है? तो इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1840 में इतालवी जेsuit विद्वान लुइगी टाओपरेली द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो टाओपरेली लुइगी, है ना। क्या अर्थ है इसका सामाजिक न्याय का? तो हर कोई समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार और अवसर का हकदार है। यानी कि सोशल जस्टिस का जो फंडा है, जो उसका उद्देश्य है, जिसका मूल है, वो यही है कि सबके पास जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, जो समाज के वंचित वर्ग है, वो किसी प्रकार की जो जरूरतें हैं, वो किसी प्रकार के जो अधिकार हैं उनसे वंचित ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार 1840 में इस शब्द पहली बार प्रयोग में होता है, प्रयोग में आता है। किसके द्वारा? लुइगी टोपरेली द्वारा। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20 फरवरी को ये मनाया जाता है ना। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, या इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय को विभिन्न थिंकर्स ने परिभाषित करने की कोशिश की है। यहाँ पर B.R. अम्बेडकर द्वारा बताया गया कि सामाजिक न्याय एक आदर्शवादी और न्यायपूर्ण समाज बनाने का एक साधन है। ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी सोशल जस्टिस को B.R. अम्बेडकर ने बताया कि ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव से इसको परिभाषित किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि समाज वो है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। ठीक है, और ये कब होगा? परस्पर सम्मान की भावना कब बढ़ेगी? जब समान समाज में समानता होगी, भाईचारा होगा, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दोनों टर्म पढ़ने के बाद, दोनों परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सामाजिक न्याय के मुख्य सिद्धांत हैं और इनके आधार पर समाज में क्या होगा? परस्पर सम्मान की भावना बढ़ेगी। ठीक है, और अन्य विभिन्न प्रकार से समाज का कल्याण होगा और समाज में करुणापूर्ण समाज का निर्माण होगा। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से इस बार प्रश्न आया था, इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि सामाजिक न्याय के बिना सर्वव्याप्त और अनंत शांति की प्राप्ति बेईमानी है। यानी कि सामाजिक न्याय के बिना शांति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि जो सद्भाव, शांति का वातावरण है, ठीक है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसके बिना? सामाजिक न्याय के बिना। क्योंकि सामाजिक न्याय में क्या क्या छुपा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो सर्वव्याप्त और अनंत शांति की प्राप्ति इसके बिना बेईमानी है, सामाजिक न्याय के बिना। क्योंकि समाज में जब तक लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, अधिकार नहीं होगी और उसके बाद जो है सुविधाओं का उन्हें उचित लाभ नहीं मिलेगा, तो लोगों में शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी तो जो है सर्वव्याप्त कल्याण नहीं हो पाएगा, है ना। जॉन रॉस का तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन है। जॉन रॉस तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन है जो हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। यानी कि ये कहते हैं कि विवेकशील चिंतन ही जो है क्या करता है? हमें निष्पक्ष होकर प्रेरित करता है। कहाँ पे? जो है उस मामले में। किस मामले में? सोचने के मामले में। ठीक है, नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की शक्ति देता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। सोशल जस्टिस की अवधारणा, सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या कहती है? सामाजिक न्याय की अवधारणा बहुआयामी एवं व्यापक है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल है। ठीक है, तथा सभी पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी नागरिकों को
भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में संसाधनों का समान वितरण देने की बात इसमें शामिल है। ठीक है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य मनुष्य की गरिमा को बनाए रखना तथा जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर मनुष्य के बीच भेदभाव को समाप्त करना है। सामाजिक न्याय का समाज के विकास से गहरा संबंध है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। ओके, वन सेकंड गाइस। ओके, तो इस चीज को हमने समझा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को ये सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि सभी सदस्यों के पास बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे कि हमने विभिन्न परिभाषाओं के थ्रू देखा कि जब तक जो है लोगों के पास विभिन्न प्रकार के जो समस, समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं होंगी, तब तक जो है उनको सामाजिक न्याय की अनुभूति ही नहीं होगी। ठीक है, शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जो है क्या होगा, तब तक सामाजिक न्याय को हम अच्छे से ये नहीं कह सकते कि समाज में सामाजिक न्याय सब तक पहुंच चुका है। अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब चीजें, संसाधनों तक पहुंच, ये सब चीजें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। वसुधैव कुटुंबक, अब इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं क्या था। तो वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय अवधारणा सामाजिक न्याय की गहनतम अभिव्यक्ति को दर्शाती है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी परिवार की संकल्पना की गई है। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को परिवार मानना भारतीय संस्कृति में सामाजिक न्याय का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, भारतीय चिंतन में न्याय का संबंध धर्म से है। धर्म को कायम रखना, न्याय सुनिश्चित करना था। धर्म का अर्थ है सत्य और धार्मिकता। ये मानव के विकास को उच्च पूर्णता की ओर धकेलने के लिए नागरिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करता है। ठीक है, अभी जब भारत ने G20 का कार्यक्रम होस्ट किया इंडिया में, ठीक है, यानी कि इंडिया ने जब G20 का कार्यक्रम होस्ट किया, तो वहां पर जो थीम थी उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम को रखा गया था। तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा से गहनतम रूप से क्या है, जुड़ी हुई है। यहाँ पर पूरी पृथ्वी को ही परिवार माना गया है। ठीक है, ये हमारी जो सामाजिक न्याय है हमारी संस्कृति का प्राचीनतम रूप है। भारत में जो न्याय है इसका संबंध धर्म से है। ठीक है, हमारा धर्म सत्य है, धार्मिकता की बात करता है। ठीक है, और ये जो है किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं करता है। मानव विकास को उच्चता पूर्णता की ओर धकेलने के लिए नागरिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करता है। ठीक, तो धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य से भी है। ठीक है, धर्म का मतलब केवल धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब कर्तव्य। अगर व्यक्ति अपना सही से कर्तव्य करे, अपने धर्म का सही से पालन करे, तो उसे किसी प्रकार की जो है बाधाओं का जल्दी सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी व्यक्ति की रक्षा करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक न्याय मानव क्षमता के विकास के रूप में उभरा। थॉमस पेन ने 1792 में द राइट्स ऑफ मैन में लिखकर ये प्रतिपादित किया कि समाज को मनुष्य की क्षमता को आगे लाने और विकसित करने के लिए उचित, निष्पक्ष और सार्वभौमिक मौका देना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और तभी वो जो है समाज में अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को विकसित कर पाएंगे और अपने आप को साबित कर पाएंगे। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था, जैसे कि भाईचारा, तथा 1917 में रूस की क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के विचारों को दुनिया से अवगत कराया। उसके बाद राजतंत्र, कुलीन तंत्र का लगातार विरोध होने लगा और इन सब ने सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो हम देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सामाजिक न्याय का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब न्याय का ही पार्ट है। तो इनके माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि इसका कहते हैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है। 1861 में ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म में अवधारणा दी कि समाज को सभी के साथ समान रूप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो बिल्कुल समान रूप से इसके हकदार हैं। यानी कि समाज को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उसके हकदार हैं। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने उपयोगितावाद में बताया। ठीक है, किसने? दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1861 में। इसके बाद हम देखते हैं जब 1911 में चीनी क्रांति के नायक सन्यासी सेन ने 3 सिद्धांत दिए, तो उसमें से एक था सामाजिक न्याय। ये 3 सिद्धांत कौन थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का जो रूप है बहुत ही प्राचीनतम रूप है। ठीक है, लगभग
विभिन्न समयों में सामाजिक न्याय को विभिन्न तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की गई है। 20वीं सदी के महान नैतिक विचारक व अमेरिकी उदारवादी समतावादी चिंतक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय की संकल्पना विकसित की। सामाजिक न्याय के संदर्भ में जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी सबके हित की बात करता है। ठीक है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या ना हो। इनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत आज राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सभी के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे जो संसाधन है, ये महत्वपूर्ण संसाधन है। इनके बिना तो सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता। जब तक ये सबके लोग सब लोगों के पास नहीं होंगे, तब तक हम सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जॉन रॉल्स का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में। भारत में महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी, राजा राम मोहन राय जी, ज्योतिबा फुले जी आदि नेताओं ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बहुत सारे सराहनीय प्रयास किए। जैसे आप जानते हैं, गांधी जी ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, विभिन्न सारी पुस्तकें लिखी, उनके माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सत्य अहिंसा के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो है इन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास किया। भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत प्रकार से सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने पढ़ा ही, सती प्रथा, अन्य बहुत सारे प्रावधान उन्होंने किए। ज्योतिबा फुले जी ने विभिन्न प्रकार के छुआछूत से संबंधित जो नियम थे उनको समाप्त करने की कोशिश की, तथा जो है बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने खोले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न नेताओं ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आजादी के संविधान में आजादी के बाद संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले अनेक प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 है, जो धर्म के समक्ष समानता की बात करता है। फिर अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर क्या करता है, अवसरों के निषेध की बात करता है। मतलब जी, धर्म, वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 15 कहता है। 16 अवसरों की समानता की बात करता है। फिर 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। फिर आर्टिकल 24, 29, 38, इस प्रकार बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित हैं, और इन सब में हमने डिस्कस किया है अभी, जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आरक्षण के संबंध में। आरक्षण भी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक साधन है। आरक्षण से संबंधित बहुत सारे प्रावधान समय समय पर किए गए, जैसे कि एससी के लिए 15% आरक्षण की बात की गई है, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण की बात की गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 27% आरक्षण की बात की गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं, और इस संदर्भ में हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। ठीक है। आरक्षण के माध्यम से उन लोगों को लाभ दिया जाता है जो समाज में जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है। सामाजिक न्याय के आयामों की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ ही कानूनी और प्राकृतिक न्याय को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। तो कानूनी न्याय भी इसमें आता है, प्राकृतिक न्याय भी आता है, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक न्याय भी आता है। ये सब सामाजिक न्याय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा प्रक्रियात्मक एवं तात्विक न्याय की भी बात की जाती है। किसी भी समाज में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीतियां और कानूनों का कार्यान्वयन अच्छी तरह से किया जाए, तथा व्यक्ति के साथ उचित और निष्पक्ष तरीके से बातें की जाए। ठीक है, व्यवहार किया जाए। सामाजिक न्याय के लिखित आयामों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं, और इससे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समान लोगों के लिए समान व्यवहार की बात। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जरूरी अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मतदान अधिकार, सामाजिक अधिकार जैसे कि समाज के अन्य सदस्यों को समान अवसरों का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। जाति, पंथ, धर्म, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। न्याय अनुपातिक होना चाहिए। न्याय यह सुनिश्चित करता है कि समान प्रयासों और समान प्रकार के कार्यों का समान रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। खान में काम करने वाले मजदूर, कारीगरों या पुलिसकर्मियों के उदाहरण जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनके काम के अनुपात में पुरस्कृत नहीं किया जाता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद न्याय विशेष आवश्यकताओं को पहचानता है। शारीरिक अक्षमताएं, उम्र, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल कुछ प्रमुख आधार हैं जो लोगों को विशेष उपचार प्रदान करने के लिए माने जाते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक रूप से वंचित लोगों के लिए सरकारों को विभिन्न प्रकार से इनके समर्थन के लिए, इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करने की बात की जाती है। ठीक है। और हम देखते भी हैं कि सरकारों द्वारा विशेष प्रावधान इनके लिए किए जाते हैं। कई देशों के संविधान सकारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग, विकलांग, वृद्ध और कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं और बच्चों आदि के लिए विशेष प्रावधान करते हैं।
हमें यूनिट 7 में इन सभी के लिए विशेष प्रावधान जो सरकार ने किए हैं, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद हम सामाजिक न्याय की घोषणा पत्र के बारे में बात करते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज, समाज जो होता है, एक न्यायपूर्ण और समान समाज को सक्षम बनाने के लिए सरकारें और समाज विभिन्न रूपों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। इसमें प्रगतिशील उपाय पर आधारित विभिन्न नीतियों को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे भेदभाव विरोधी नीतियों को समाप्त करना, समान काम के लिए समान वेतन आदि को फोकस करना। सामाजिक न्याय निम्नलिखित तरीकों से प्रकट किया जा सकता है। कौन कौन से वो तरीके हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे है श्रमिक कल्याण। ठीक है। तो समान काम के लिए समान व्यवहार का सिद्धांत, जैसे उचित पारिश्रमिक, स्वस्थ पर्यावरण में कामकाज का अधिकार, इसमें आवास, चिकित्सा, शैक्षणिक, बीमा सुविधाएं आदि इसमें शामिल है। इसके माध्यम से लोगों को सहायता दी जाएगी ताकि वो आगे बढ़े और जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव विरोधी नीतियां जो भी हैं, चाहे वो रंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर हो, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना ही है। प्रगतिशील कर प्रणाली लगानी चाहिए, तो यानी जो प्रगतिशील कर प्रणाली है उसका उपयोग करना चाहिए। कराधान को उत्तरोत्तर लागू किया जाना चाहिए। कर प्रणाली को गरीबों और लोगों से अनुपातिक रूप से लेना चाहिए। ये नहीं कि सब पर एक जैसा करो। ठीक है। जो गरीब है उन पे उस तरीका करो, जो अमीर है उन पे उस तरीका। सार्वजनिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो सरकारों को अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो अन्य फैक्टर है वो है पांचवा, ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग का समर्थन करना, समाज के हाशिए पर मौजूद समूहों के सदस्यों को समाज की मुख्य धारा में लाना। ठीक है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, समान अधिकार, महिला और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार और संसाधन और अवसर की अनुमति देना ही समाज को अधिक समृद्ध और सुरक्षित समान बनाता है। ठीक है। शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संसाधन है सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा होना और शिक्षा तक पहुंच होना दोनों इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के बिना तो चीजें पूरी तरीके से सफल हो ही नहीं सकती हैं। स्वास्थ्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी, रोजगार, स्वस्थ जीवन, परिवार आदि के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ठीक है। तो हमें इन सब पे जो है फोकस करना होगा, इन सब पे ध्यान देना होगा और इन्हीं के माध्यम से इन पे अच्छा कार्य करके हम सामाजिक नीति को यानी कि जो है सोशल जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक नीतियां विशिष्ट उपकरण हैं जिन्हें सरकारों और सरकार नागरिकों को आवश्यक सेवाएं या संसाधन प्रदान करने के लिए बनाती है, जो लोगों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। निम्न कारणों के कारण न्याय सुरक्षित जो है सुरक्षित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले समाज में आय, धन, उपलब्ध संसाधनों के मामले में व्यापक असमानताएं हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कारण समाज में सामाजिक असमानता में भेदभाव होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मतभेद हैं जो आम सहमति बनाने में बाधा डालते हैं। मौजूद मतभेद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, समस्या समाधान के पारंपरिक तरीके से सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाए हैं। तो इन सब विभिन्न कारणों की वजह से जो सामाजिक नीतियां होती हैं उनको बनाने की आवश्यकता होती है और इन नीतियों के माध्यम से जो है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के, सामाजिक न्याय लोगों तक पहुंचाने का, सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीति निर्माण के उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है संसाधनों का पुनर्वितरण। तो संसाधनों का आवश्यक वितरण, पुनर्वितरण समानता को बढ़ावा देगा। इससे सामाजिक असंतुलन कम होगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, विशेष रूप से कमजोर और जो है हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जो है हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वृद्ध, विकलांग व्यक्ति अपनी जरूरतों को जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा सही से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन्हें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होगा जिससे वो अपना विकास कर सकें। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, नीतियों को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लाभकारी रोजगार प्रदान करके आय के अवसर प्रदान उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ाने से क्या होगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, तो जब रोजगार बढ़ेगा उनका जीवन स्तर, उनका उनकी मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें किन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए वो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। कार्य की अच्छी नीतियां प्रदान करना। ठीक है। ताकि जो कार्य वर्ग है वो अच्छे से काम कर सके, जीवन यापन योग्य वेतन उसे प्राप्त हो सके। कमजोर वर्गों की रक्षा करना, बच्चे, बुजुर्ग, पिछड़े वर्ग, इन सब के बारे में हम जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है, उनको और अच्छे से पढ़ लेना। तो इनके माध्यम से सामाजिक न्याय स्थापित किया जाता है। लोगों की भागीदारी प्रदान करना। ठीक है। लोगों की भागीदारी उनके कल्याण, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है।
तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। बुनियादी सेवाएं प्रदान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके माध्यम से ही जो है सामाजिक न्याय, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक आवास, सामाजिक सुरक्षा, भोजन आदि, ये सब चीजें अगर नहीं होंगी, बुनियादी आवश्यकताएं ये जब व्यक्ति के पास नहीं होंगी, तो वो कैसे जो है अपना सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, या हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय सब तक, ये सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर ली गई है। तो इन सब चीजों पर हमें फोकस करना होगा। सामाजिक न्याय का सामाजिक न्याय और नेतृत्व। नेतृत्व के बारे में हमने विभिन्न यूनिट में पढ़ रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय का मार्गदर्शन करता है, निर्देशन करता है, और सामाजिक न्याय और समता के लक्ष्यों को पाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। समाज कार्य नेतृत्व को काम करने की उस क्षमता के रूप में परिभाषित करता है जो सृजनात्मक, रचनात्मक और सफलतापूर्वक व्यक्तियों, परिवार, समूह, समुदाय के साथ उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या का समाधान करते हुए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है कि समाज कार्य नेतृत्व को किस रूप में देखता है ना। तो यहाँ से हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता एक नेता बन सकता है यदि उसमें निम्नलिखित गुण हो। कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले उसमें जो है समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करके दूसरों की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। उसे दूसरों की समस्याओं को समझने, अनुभव करने और उनसे संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए। उनमें उन लोगों को सुनने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए जो अपने जीवन में कुछ मुद्दों का अनुभव करते हैं। यानी कि जो लोग अपने जीवन में कुछ समस्याओं का अनुभव करते हैं, ठीक है, उन्हें उस चीज को समझने में जो है सक्षम होना चाहिए, और इसके माध्यम से ही वो जो है एक जो है अच्छा लीडर, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। नेतृत्व में चिंतन की क्या भूमिका होती है वो भी देख लेते हैं। रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन लीडरशिप। ठीक है, चिंतन अतीत की घटनाओं की व्यवस्थित समीक्षा करने के लिए एक कदम पीछे जाना है। ठीक है, एक कदम पीछे जाना है, एकदम पीछे जाना नहीं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो एक कदम पीछे जाने का मतलब है बैक के थोड़ा अच्छे से ध्यान से चीजों को समझना। चिंतन एक शक्तिशाली उपकरण है जो नेताओं को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेतृत्व पर चिंतन का उद्देश्य स्वयं, यानी स्वयं के बारे में हमारे मूल्यों, ज्ञान और कौशल की बेहतर समझ हासिल करना। इसलिए हम अपने अनुभव से सीख सकते हैं, नई नेतृत्व चुनौतियों को अपना सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। अंतर्दृष्टि और विचारों को क्रियान्वित करके नेतृत्व के लिए नए अवसर खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा है। नेतृत्व, एक नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, उन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया है। चिंतनशील सीखने की प्रक्रिया के लाभ। तेजी से सीखना और नई परिस्थितियों में तेजी से अभ्यस्त होना ही जो है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है। बेहतर निर्णय लेने के लिए मान्यताओं और तरीकों पर सवाल उठाते हुए पुरानी गलतियों को न दोहराना जो है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है। नेतृत्व के प्रतिमान की अगर हम बात करें, तो नेतृत्व का पुराना प्रतिमान ये कहता है कि उन्हें शक्तिशाली लोग माना जाता था जिन्हें रैंक, पदानुक्रम आदि के माध्यम से सम्मान मिलता था। तो ये पुराना प्रतिमान है, पुराना मॉडल है। नेतृत्व का नया प्रतिमान, नया मॉडल क्या कहता है? वैश्वीकरण के आगमन के साथ दुनिया भर में विचारों, सूचनाओं, वस्तुओं, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और लोगों का मुक्त प्रवाह हुआ है। नेतृत्व के नए प्रतिमान के लिए टीम वर्क, साझेदारी, सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, विभिन्न चीज़ों के इस पारिभाषिक क्रम में भी चेंज हो रहे हैं, नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं, पुरानी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। परिवर्तन के लिए एक योजना और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, एक नेता की दृष्टि से इसे एक मानसिक चित्र और विशेष दिशा में एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य के अभिविन्यास के रूप में परिभाषित किया गया है। दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित संगठनात्मक दिशा और उद्देश्य होने चाहिए। इसे समुदाय के सदस्य द्वारा समझा और साझा किया जाना चाहिए। यानी कि आपका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, विजन ऐसा होना चाहिए जिससे जिससे समुदाय के लोग उसे समझ सकें। ठीक है, उस चीज को क्या करें, अच्छे से उस दिशा में कार्य कर सकें। तो इस प्रकार के आपके उद्देश्य होने चाहिए, आपके लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के स्थानीय मुद्दों और दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए पर्याप्त व्यापक होना चाहिए। उद्देश्य जो भी हो वो पर्याप्त व्यापक हो और स्थानीय मुद्दों दृष्टिकोणों को शामिल करता हो। ठीक है, दृष्टि आपकी तभी असफल दृष्टि मानी जाएगी, दूरदृष्टिता आपके अंदर तभी मानी जाएगी जब आपकी दूरदृष्टिता से सभी लोगों को लाभ हो। प्रयास में शामिल सभी लोगों के लिए एक दृष्टिकोण प्रेरणादायक और उत्थानकारी होना चाहिए। संवाद करना और समझना आसान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस गोल को, जिस दृष्टि को, जिस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ उसे शेयर कर रहे हैं तो लोग उसे समझ सकें। ठीक है, किसी योजना और विजन को बढ़ावा देने के चरण। तो इसमें चरण बताए गए हैं। सबसे पहला चरण है किसी विजन को संप्रेषित करना, यानी कि कम्युनिकेट करना। सरल, प्रमाणिक और दोहराव वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम इस विजन के बारे में लोगों से चर्चा करें, बातचीत करें, कम्युनिकेट करें या उसे संप्रेषित करें,
तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो सरल हो ताकि लोग उसे समझ सकें, प्रामाणिक हो और दोहराव वाला नहीं होना चाहिए। सिस्टम को विजन के अनुरूप बनाना, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो तंत्र है, जो मौजूदा संरचना है, वो जो है हमारे विजन के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जो विजन दस्तावेजों में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। योजनाएं और रणनीतियां बनाना। योजनाएं और रणनीतियां बताती हैं कि विजन अपने उद्देश्यों तक कैसे पहुंचेगा। योजनाओं का निष्पादन और निगरानी। एक नेता बदलाव के लिए रुकावटों को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके और दृष्टि के उद्देश्यों के दिशा में उत्पादक ढंग से काम किया जा सके। दृष्टि का मतलब है लक्ष्य, उद्देश्य, गोल, विजन। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो है विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लगातार हो रहे हैं क्षेत्र में। किसी योजना और विजन को बढ़ावा देने के जो चरण है वो हमने देखे। ठीक है, सामाजिक न्याय को हमने समझा यहाँ पर अच्छे से। और इसमें अगर कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर पूछिए। जहाँ समझाने की जरूरत होती है वहाँ पर मैं विशेष फोकस करके समझाता हूँ। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है वहाँ मैं ऐसे ही आपको सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। जहाँ कहीं कोई डाउट है जरूर पूछें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।